सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेयांश और आज हम लोग हमारे मनी एंड बैंकिंग का जो बैंकिंग वाला पोर्शन है उस पोर्शन को हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को ये देखना है, एग्जाम वाइज ही नहीं रियल लाइफ के बेसिस पे हम लोग भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैंक होती है उन बैंक का हमारे इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। वो केवल और केवल पैसे लेने और पैसे देने का काम नहीं करती, अलोंग विद दैट जो बैंक होती है वो एक इकोनॉमी में पैसे के क्रिएशन का काम करती है। दैट मीन्स उनके पास कभी भी अगर कहीं 1000 आया तो वो उसको 5000 रुपए में कन्वर्ट कर देती है। ये चीज हम लोग बैंकिंग में सीखेंगे। बैंकिंग में जो दूसरी चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैसे देश के अंदर महंगाई को, दैट मीन्स इन्फ्लेशन को, और दूसरी डिफ्लेशन को किस तरीके से कन्वर्ट करती है। तो इन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को सीखने के लिए हमारे साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर में बने रहिए और हम लोग चलते हैं हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने पे। जो हमारा बैंकिंग चैप्टर है इसमें जो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखनी है वो है बच्चों क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड से अगर कहीं हम लोग जाएं तो मेरे को ये बताइए फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है सर पैसा, और इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जो पैसों से घिरे होते हैं और पैसे से लेन देन का काम करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो क्या सर ये जो बैंक होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आते हैं? हाँ बिल्कुल बच्चों, ये बैंक जो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो सर और कौन कौन सी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर आती हैं? बच्चों अगर कहीं हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को बेसिकली क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है बच्चों वो होता है हमारा क्या, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्या, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अगर आप लोगों को कुछ एग्जैक्टली डिफरेंस पता है कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं तो आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, पॉज करके। मैं रीड करके देख लूंगा कि आप सही बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे। ओके, जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है बच्चों किस चीज का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर किस चीज का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर इसका क्या मतलब है, आप इसको अच्छे से इलोबरेट कर दीजिए। देखिए बच्चों आप लोगों को पता होगा कि आम जनता जो है उनके पास अगर कहीं एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा सरप्लस होती है तो वो क्या करती है, वो बैंकों के पास लाके जमा कर देती है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और बहुत सारे बैंक। तो इसी को बोलते हैं क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जब आप अपना पैसा लेकर जाते हैं बैंक के अंदर तो वो बैंक आपको मना नहीं करती, वो बैंक बोलती है ठीक है आप हमारे पास जमा कर दीजिए, हम इस पैसे को ले लेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो हर कोई कर सकता है, आप पैसा लेके आएंगे तो फिर वो अपने पास जमा कर सकती है। बेटा नहीं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये आपका पैसा को एक्सेप्ट नहीं करती। डू नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट। ओ ऐसा है क्या सर, इसका कुछ एग्जांपल देंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होती है ना बच्चों, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इसका एग्जांपल है हमारा एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, और कौन सा बच्चों, यूको बैंक, और कौन सा, देना बैंक। ये सारे जो बैंक होते हैं ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर। और अगर कहीं हम लोग किसके बारे में बात कर ले, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो इनका जो मेन काम होता है वो केवल और केवल लोन देना। वो लोन देती है और लोगों से क्या चार्ज कर लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसी से इनकी कमाई होती है। तो ये मेन काम होता है हमारे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो आप बता सकते हैं कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का कोई एग्जांपल। सर एक होता है हमारा मन्नपरम गोल्ड, ओके, दूसरा मुथूट फाइनेंस, तीसरा बजाज फाइनेंस। ये जो सारी की सारी चीजें होती है वो किसके अंदर आ जाएंगे बच्चों, एनबीएफसी के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ओके सर एक आध ऐसी जनरल नॉलेज के लिए कोई और डिफरेंस बता दीजिए। ये जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है ना बच्चों, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को गवर्न करता है हमारा
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा सर, मतलब कि इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया सरकार ने? हाँ बच्चों, बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग से बनाया गया है। और ये जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है? कंपनीज एक्ट। अच्छा सर, कंपनीज एक्ट 1956 और 2013, इन दोनों में से एक एक्ट के अंदर गवर्न होगा। अच्छा सर, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोगों का, क्योंकि चैप्टर जो है वो है क्या? बैंकिंग का। तो हम लोगों का जो मेजर फोकस रहेगा और केवल कोर फोकस रहेगा, वो रहेगा किस पे? केवल और केवल बैंक पे। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं कि सर ये जो बैंक होते हैं, इस बैंक का प्रॉफिट अर्निंग मॉडल समझ लेते हैं। क्योंकि बैंक एक ऐसा बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, तो बिजनेस इंस्टीट्यूशन है तो भाई वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए रहा ही होगा। ओके, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो बैंक होती है, ये बैंक अपना प्रॉफिट किस तरीके से कमाती है। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो बैंक होती है वो आम जनता का डिपॉजिट क्या करती है बच्चों? एक्सेप्ट करती है। हाँ सर, डिपॉजिट क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। ओके, एक्सेप्ट डिपॉजिट। मेरे को ये बताइए, अगर कहीं आप बैंक के अंदर पैसे जमा करते हैं तो क्या आप मुफ्त में जमा कर देते हैं? नहीं सर, उसके बदले में हम बैंक से क्या मांगते हैं बच्चों? हम मांगते हैं बैंक से इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट यूजुअली कितने परसेंट का होता है? आज के डेट में बोला जाए तो वो 6% का होता है। अच्छा सर, अब ये जो बैंक ने आपसे पैसे लिए, ये बैंक इस पैसे का क्या करता है? ये अपने जेब में रखे रहेगा और इससे आपको ब्याज देगा क्या? नहीं सर, ये बैंक इस पैसे को क्या कर देता है? और लोगों को बांट देता है। दैट मीन्स ग्रांट करता है, लोन। ये बैंक लोगों को लोन देता है। अब ये लोन, मेरे को ये बताइए, बैंक जो लोगों को देगा, ये भी क्या ये मुफ्त में देगा? नहीं सर, ये बैंक जो है उसके बदले में क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। और मेरे को जनरल नॉलेज से बताइए, अगर बैंक को अपना प्रॉफिट कमाना है, अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर को कवर करने, बिजली के खर्चे, सैलरी के खर्चे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, तो मेरे को ये बताइए उसको कितना इंटरेस्ट लेना पड़ेगा? क्या 6% का ब्याज लेगा तो चल जाएगा? द आंसर इज नो, 6% के से ज्यादा का ब्याज लेगा। तो यूजुअली जो होता है वो पर्सनल लोन की अगर कहीं हम लोग बात करें तो ये 14% से लेके कितने परसेंट तक होते हैं? 15%। अभी हमारे एग्जांपल के हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बैंक लोन देती है, वो लोन कितने का देती है? 14% ब्याज पे देती है। तो ये जो 8% का एक्स्ट्रा ब्याज बैंक कमा रही है ना, यही जो 8% का एक्स्ट्रा ब्याज है, यही बैंक की क्या होती है? प्रॉफिट होती है। ओ, तो देखो, बैंक जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है? अगर कहीं मैं बैंक हूं तो मैं आम जनता से पैसा लूंगा और उनको 6% का ब्याज दे दूंगा और उनके ही पैसे को क्या कर दूंगा? लोगों को लोन दे दूंगा, जो लोग मेरे पास लोन लेने के लिए आएंगे, और उनसे मैं 14% का ब्याज लूंगा और उस पर मेरा जो प्रॉफिट होगी वो कितनी परसेंट की हो जाएगी? 8%। अब अगर कहीं एक नंबर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो 8% की प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट हमारा बैंक अर्न कर रहा है, इसको क्या टर्म दिया जाता है? तो वो टर्म है बच्चों हमारा क्या? स्प्रेड। स्प्रेड, उसको हम लोग बोले जाते हैं क्या? स्प्रेड। स्प्रेड का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक अगेंस्ट द लोन। मतलब लोन देने के बदले में बैंक कितना ब्याज ले रही है? मान लेते हैं 14%। एंड इंटरेस्ट अलाउड टू द डिपॉजिटर, जो आम जनता, जो आप लोग बैंक के पास जमा कर रहे हैं, तो वो बैंक आपको कितना ब्याज देती है? 6%। तो जो स्प्रेड है वो आ जाएगा हमारा कितना? 8%। और यही हमारे बैंक का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ओके सर, तो यहां तक हम लोगों ने क्या देख लिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होती है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पैसे से घिरे रहती है और पैसे लेने और देने का काम करती है। किस चीज के बदले में? इंटरेस्ट के बदले में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो तरह की होती है। कौन कौन सी दो तरह की होती है? एक होता है हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसके अंडर गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर गवर्न होती है। साथ ही साथ में वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बैंकिंग कंपनी जो होती है उसका अलग से एक्ट है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और लोन तो दोनों के दोनों ही दे सकते हैं। ओके,
अब इसके बाद फिर हम लोग और देख लेते हैं बच्चों की हमारी और एक चीज हम लोगों ने देखा था क्या कि बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाती, लोगों से पैसे लेती और उसी पैसे को क्या कर देती, लोन में दे देती। अब जो लोन में ज्यादा पैसे चार्ज करती इंटरेस्ट का और आपको कम पैसे देती, तो वही बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, स्प्रेड बोल देते हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिसका एक क्लासिफिकेशन था बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, अब हम लोग जो क्लासिफाई कर रहे हैं, हम लोग बैंक का क्लासिफाई कर रहे हैं। बैंक को हम लोग बांट रहे हैं कि भाई हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर बैंक को दो मेन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भागों में, एक होता है हम लोगों का क्या, कमर्शियल बैंक, और दूसरा जो होता है हमारा क्या, सेंट्रल बैंक। ओके, ये जो सेंट्रल बैंक होता है ना बच्चों, ये सारे बैंकरों का बैंक होता है। मतलब कि जैसे कि अगर कहीं हम लोगों को अपना पैसा जमा करना है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के पास। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन बैंकों को भी अपने पैसे जमा करने की जरूरत पड़ती है, तो ये बैंक किसके पास अपना पैसा जमा करते हैं, सेंट्रल बैंक। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है बच्चों, वो कौन सा है, इंडिया का एक ही सेंट्रल बैंक है जो है हमारा आरबीआई। आप लोगों ने वो ऐड देखा होगा ना, आरबीआई कहता है कि जागरूक बनिए, सतर्क रहिए। हाँ, ये वही वाला है बच्चों, आरबीआई। जो भी नियम और पॉलिसी बनाएंगे ये बैंक को क्या करता है बच्चों, गवर्न करता है। और बैंक को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई। यही सारे देश में जो बैंकिंग पॉलिसी है, कब रेट का इंटरेस्ट बढ़ेगा, कब रेट का इंटरेस्ट कब कम होगा, ये सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, आरबीआई और सेंट्रल बैंक। प्यार से हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये एक इकोनॉमी का हमारा दादाजी है। ओके, और ये उनके बच्चे हैं। ओके, ये हैं उनके बच्चे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे भाई, सेंट्रल बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर, कमर्शियल बैंक के अंदर सारे जो बैंक मैंने बताए थे वो सब के सब आ जाएंगे। ओके सर, अब अगर कहीं मैं बात करता हूं कि ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक उसके मेन फंक्शन क्या क्या है, जो हमारी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या क्या है। बेटा कुछ भी चीजें छूट ना जाए इसलिए मैंने क्या करके रखा हुआ है, मैंने नोट्स भी साइड में रख लिया हुआ है ना। और उस नोट्स को कभी कभी मैं थोड़ा बहुत मैं रिफर भी कर लूंगा। देखिए, ये हम लोगों का जो कमर्शियल बैंक होता है ना, ये सबसे पहला काम क्या करता है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट। एक्सेप्ट डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आम जनता से पैसे डिपॉजिट लेना। अब ये जो डिपॉजिट भी जो होती है ना बच्चों, वो तीन तरह की डिपॉजिट ले लेते हैं। एक होता है हमारा क्या, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। दूसरा जो होता है वो हमारा क्या, टाइम डिपॉजिट। और तीसरा जो होता है बच्चों वो क्या, सेविंग अकाउंट। ओ सर, ये क्या क्या होता है बच्चों, जो हम लोग आम जनता लोग जो होते हैं ना, एक इंडिविजुअल, वो हमेशा बैंक के पास कौन सा अकाउंट खुलवाती, सेविंग अकाउंट, मतलब बचत खाता। वो लोग अपना पैसा जमा करते जाते हैं, उनके पास जो एक्सेस पैसा रहता है और कभी कभार निकालते हैं। लेकिन ये जो करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट आमतौर पे बिजनेसमैन खुलवाते हैं। बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए खुलवाते हैं और उसमें क्या करता है, वो रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है। रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन का मतलब आज उसने 4 लाख डिपॉजिट किए तो हो सकता है कि शाम तक उसमें से 2 लाख 3 लाख रुपए निकाल लेगा। आज डिपॉजिट किए कल निकाल लेगा, कल निकाले परसों डिपॉजिट कर देगा। तो इस तरीके से ये जो करंट अकाउंट होता है, ये हमारे किसके लिए मेनली होता है, ये हमारे बिजनेस के लिए होता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके, और दूसरा जो होता है हम लोगों का बच्चों, तीसरे नंबर का, वो है हमारा क्या, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, एक बार आपने बैंक के पास जमा कर दिया तो उसके बाद फिर आप लोगों को अगर कहीं पैसा निकालना है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही निकलेगा। इस टाइम डिपॉजिट को हम लोग क्या भी बोलते हैं बच्चों, फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं। ओके, ये जो हमारा सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है, इसको हम लोग कौन सा डिपॉजिट भी बोलते हैं बच्चों, चेकेबल डिपॉजिट। क्या भी बोलते हैं, चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट क्यों बोलते हैं बच्चों, बताइए। क्योंकि करंट अकाउंट में जो आपका पैसा है और आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है,
उसके करस्पॉन्डिंग में, उसके बदले में आप चेक इशू कर सकते हैं। जैसे कि मेरे अकाउंट में अगर कहीं करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए है और मैं आपको 1 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं, तो हाँ बिल्कुल उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर कहीं 1 करोड़ रुपए है तो मैं उसके बदले में आपको क्या नहीं दे सकता, चेक नहीं दे सकता। और ये जो करंट अकाउंट और हमारा सेविंग अकाउंट है, इसको एक वर्ड और दिया जाता है बच्चों, वो दिया जाता है क्या, डिमांड डिपॉजिट। क्या दिया जाता है, डिमांड डिपॉजिट। सर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का ये करंट अकाउंट में पैसा है और सेविंग अकाउंट में पैसा है, वो जब भी बैंक को डिमांड करेगा कि आप मुझे पैसे दे दो, तो उसको क्या करना होगा बच्चों, पैसे को वापस करना होगा। दैट मीन्स बैंक को जब जब आप डिमांड करोगे पैसे की, तो वो आपको क्या देगा, पैसा देगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट। क्या सर मेरे को ये बताइए, ये जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इसके बदले में चेक दे सकते हैं? नहीं। क्या हम इसको डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। सेकंड जो फंक्शन होता है बच्चों हमारा किसका, बैंक का, वो होता है ग्रांटिंग लोन। लोन भी जो है वो बैंक कितने तरीके से ग्रांट कर सकती है बच्चों? बैंक जो है लोन वो किस किस तरीके से देती है? एक जिसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरा जो हम लोगों का लोन होता है उसका वो होता है हमारा क्या, शॉर्ट टर्म लोन। थर्ड लॉन्ग टर्म लोन। एंड फोर्थ जो होता है बच्चों वो होता है कैश क्रेडिट। ओ ऐसा क्या सर? हाँ जी बच्चों, देखिए ये जो हम लोगों का बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मतलब होता है, लेट्स से कि आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं, मान लेते हैं आपके अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट में पड़े हुए हैं कितने, एक नहीं बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इसको 11 लाख रुपए मान लेता हूं। आपके अकाउंट में 11 लाख रुपए पड़े हुए हैं, किसमें, करंट अकाउंट में। तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि कभी भी फ्यूचर में अगर कहीं आपको 11 लाख रुपए से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो भी आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे भी ज्यादा अगर कहीं मेरे को पैसे निकालने हैं, तो वो बैंक क्या करती है, आपको अलाउ कर देती है। और क्यों अलाउ करती है? क्योंकि भाई आपके रिलेशन बैंक के साथ अच्छे हैं और ये बैंक को देना कंपलसरी नहीं होता। ये बहुत सारी बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अपने अच्छे कस्टमरों को, जो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है उनके अकाउंट में, वो उनको ये फैसिलिटी देते हैं। और ये यूजुअली 20% तक का रहता है। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में यूजुअली 10 लाख रुपए रहता है, कभी आपको 12 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो बैंक उसमें आप लोगों को एक फैसिलिटी दे देता है, उसको बोलते हैं क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन मतलब बैंक जो लोन देती है वो 1 साल से कम के लिए देती है, 1 ईयर से कम के लिए लोन देती है, 1 ईयर से कम के लिए लोन देती है। और लॉन्ग टर्म लोन का क्या मतलब होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए देती है। एक और लोन देती है बच्चों बैंक, वो होता है हमारा क्या, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं और वो अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लेती हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास मान लेते हैं कि अभी कैश की कमी पड़ गई, तो वो बैंक के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे 3 महीने के लिए लोन दे दो ताकि मैं अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा कर लूं। दैट मीन्स रॉ मटेरियल खरीद लो, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर लो, तो उसके लिए जो पैसा दिया जाएगा उसको बोला जाता है क्या, कैश क्रेडिट। और यूजुअली कैश क्रेडिट देते समय इन लोगों को क्या करना होता है, मॉर्टगेज रखना होता है। और किस चीज को मॉर्टगेज रखते हैं बच्चों? मॉर्टगेज रखते हैं इनके शॉर्ट टर्म या तो फिर करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स को गिरवी रखने के बाद जो लोन दिया जाता है उसको हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं। और ये यूजुअली किस चीज के लिए दिया जाता है बच्चों? ये दिया जाता है हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तीसरा जो मेजर फंक्शन है बच्चों बैंक, कमर्शियल बैंक का, एक सेकंड, तीसरा जो मेजर फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, वो है हमारा प्रोसेस ऑफ द मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन और मल्टीप्लायर और द क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, इसका क्या मतलब होता है? मैं मान के चलता हूं, अगर कहीं मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक उसके बदले में लोन देता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कहीं आपने बैंक में 1000 रुपए जमा किया, तो उसी 1000 रुपए के बदले में बैंक जो है वो 5000 रुपए का लोन दे देगा। हैं? ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ बच्चों, ऐसा ही है। बैंक जो है आपने 1000 रुपए जमा किया तो उसके बदले में वो 5000 रुपए जमा कर दे, 5000 रुपए लोन दे देगा।
ये किस तरीके से फॉलो होता है, मैं उसको बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। उस कंसेप्ट को आपको हमेशा दिमाग में अपने रखना है, और वो कंसेप्ट है इस तरीके से। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर बैंक है, इस बैंक का जो नाम है, ये क्या नाम है बच्चों बताइए? ये बैंक का सर नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना रुपए जमा किया? मान लेते हैं 1000 रुपए जमा किया। 1000 रुपए जमा किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से पैसे कमाएगा? इस पैसे को क्या करेगा वो? अदर लोगों को क्या दे देगा? लोन दे के रखेगा, तब जाके तो पैसा कमाएगा कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई ने क्या रिक्वायरमेंट बोल दी कि अगर कहीं आप पूरे के पूरे इस 1000 रुपए को लोन दे दिए, तो जब ये व्यक्ति पैसे निकालने के लिए आपके बैंक के पास आएगा, तब आप उसको पैसे कहां से दोगे? तो इसलिए आरबीआई ने ये बोला कि आप एक काम करो, आपके पास ये जो 1000 रुपए आया उसके दो हिस्से बनाओ। उसमें एक हिस्सा मान लेते हैं 15%, तो 150 रुपए क्या करो आप अपने जेब के अंदर रखो, और इसको बोला जाएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और एक काम करो, 5% किसके पास दे दो? 5% दैट मींस 50 रुपए किसको दे दो? आरबीआई को, जिसको बोला जाएगा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को यह रिक्वायर करके रखा हुआ है कि जितना भी पैसा आपके पास आएगा उसमें से 15% से लेकर, आज के डेट में ये 18% है, 15 पर, और यहाँ एग्जांपल के तौर पे हम लोग 15% मान रहे हैं, तो 15% आप अपने पास रखोगे। क्यों अपने पास रखोगे? क्योंकि कोई लोग आएंगे और उन लोग अगर कहीं पैसे मांगे तो आपके बैंक में पैसे होने चाहिए। और दूसरी बात, एक काम करो, इसका जो 5% है उसको सीआरआर, दैट मींस वो पैसा किसके पास दे दो? आरबीआई के पास। क्यों? कल के डेट पे अगर कहीं आप फ्रॉड कर लिए तो कम से कम आरबीआई के पास भी तो आपका पैसा होना चाहिए कि भाई लोगों को कुछ पैसे तो दे सके। ओके सर, अच्छा, अब इस कंसेप्ट को मद्देनजर में रखते हुए हम लोग एक एग्जांपल को लेकर चलेंगे। वो एग्जांपल हमारा, उससे हम लोग चलेंगे कि समझेंगे कि भाई बैंक जो है वो अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करता है। ओके, इसके लिए हम लोगों को दो एजम्पशन मान के चलना होगा। कौन कौन सी दो एजम्पशन है? सबसे पहली एजम्पशन है वो ये है, द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। ओ, हमें ये मान के चलना है कि हमारा जो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे के सारे एक यूनिट है, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये बैंक है। ओके, और जो भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी के अंदर होगा वो किसके थ्रू होगा भाई? वो होगा थ्रू बैंक। अच्छा, दैट मीन्स अगर कहीं आप 1 रुपए का माचिस भी लेते हो तो वो जैसे ही आपने 1 रुपए का माचिस लिया, वो दुकानदार उस 1 रुपए को बैंक में जाके जमा करेगा। अच्छा, तो इन दो बातों को मद्देनजर में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि भाई आपका पैसा जो है वो किस तरीके से डबल होता है या 5 गुना होता है। ओके, मान लेते हैं फेज नंबर 1 है। फेज नंबर 1 में हम लोगों ने क्या बोला? फेज नंबर 1 में आपने 1000 रुपए डिपॉजिट किया बैंक के पास। अब बैंक क्या करेगा? इसमें से ये जो सीआरआर और आपका एसएलआर, दैट मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा कैश रिजर्व रेशियो है, इन दोनों को टोटल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? एलआरआर, लीगल रिक्वायरमेंट रेशियो। तो ये जो एलआरआर है ना बच्चों, वो हम लोग मान के चलते हैं हमारे एग्जांपल के तौर पे 20% है। तो आपका जो कमर्शियल बैंक है वो 1000 रुपए में से 200 रुपए तो अपने पास रखेगा, दैट मींस 20%, और मात्र कितने पैसे को दे सकता है लोन में? 800 रुपए। ओके, अब ये इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही बैंक ने किसी व्यक्ति को लोन दिया तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका सामान खरीदेगा, और जिसके पास सामान खरीदेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर से उस पैसे को बैंक में लेके आ जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने ये एज्यूम करके रखा हुआ है कि इकोनॉमी में हर एक ट्रांजैक्शन बैंकिंग रूट के थ्रू होता है। तो ये जो लोन है, ये लोन कितने रुपए का फिर से डिपॉजिट हो जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 800 रुपए। अब इस 800 रुपए में कितना रुपए बैंक अपने पास रखेगा? 160 रुपए रखेगा अपने पास। और कितना पैसा आप लोगों को लोन पे दे देगा? आप लोगों को लोन पे दे देगा बच्चों 640 रुपए। ओह, तो इस तरीके से होता है। हाँ सर। अब इसके बाद फिर जिस व्यक्ति को लोन दिया गया वो व्यक्ति फिर से उस पैसे को डिपॉजिट कर देगा, और इसके बाद फिर से ये 128 रुपए क्या कर देगा बच्चों? लोन पे दे दिया जाएगा। एक सेकंड बच्चों, मैं इसका अमाउंट थोड़ा सा देख लेता हूं। यह आ जाएगा 128, और लोन का अमाउंट जो दिया जाएगा वो आ जाएगा हमारा 512 रुपए, थर्ड फेज।
और ये फेज तब तक, ये सिचुएशन तब तक चलते जाएगा जब तक आपका ये जो रिजर्व है ना बच्चों, ये रिजर्व आपका किसके बराबर ना हो जाए, 1,000 रुपए। दैट मीन्स द इनिशियल डिपॉजिट के बराबर, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए तब तक ये सिचुएशन बनेगा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से बैंक क्या करती है, बैंक के पास आते वो 1,000 रुपए है और उसको इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो कर देती है। उसी को हम लोग, इसी प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। अगर कहीं मैं बोलूं कि मनी मल्टीप्लायर जो होता है, कि अगर कहीं हम लोग ये देखना चाहते हैं कि ये जो इनिशियली 1,000 रुपए आया था, इस इनिशियली 1,000 रुपए का कितना रुपए बन गया, तो टोटल मनी क्रिएशन अगर कहीं देखें तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1/LRR। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.2 और ये आ जाएगा आंसर हमारा 5,000 रुपए। दैट मीन्स आप जो भी पैसा किसके अंदर रखेंगे, कमर्शियल बैंक के अंदर, वो अगर कहीं लिक्विडिटी रेशियो 20% है तो फिर हम लोगों का जो पैसा होगा वो 5,000 रुपए हो जाएगा, किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। ओके सर। अब इसके बाद फिर होता है कि अगर कहीं मैं ये देखना चाहता हूं कि जो पैसा मैं डालूंगा वो कितना गुना हुआ, तो कितना गुना हुआ दैट मीन्स नंबर ऑफ टाइम में, तो ये सेम फॉर्मूला है 1/CRR या तो फिर LRR। आप लोगों के बुक में LRR को CRR दिया गया है, तो आप लोग दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो अमाउंट रहेगा वो दोनों को मिला के रहेगा, CRR प्लस SLR। तो ये आ जाएगा 0.02 और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 टाइम्स। ओ ऐसा है, हाँ जी सर ऐसा ही है। ओके। अब अगर कहीं मैं बात करूं कि ये जो LRR है और मनी मल्टीप्लायर है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, दैट मीन्स अगर कहीं CRR हम लोगों का बढ़ा तो कितना होगा और हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। अच्छा जी, मैं ये देख लेता हूं, अगर कहीं हम लोगों का लीगल रिक्वायरमेंट रेशियो जो है वो 50 टाइम होगा, तो हम लोगों का मनी मल्टीप्लायर, जितना पैसा हम लोग जमा करेंगे वो कितने बार होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ जाएगा 2 टाइम। अगर कहीं हम लोग इसी को 20% कर दे तो 20%, तो 1/0.2, ये आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, 5 टाइम। अगर कहीं हम लोग इसको 10% कर दे तो ये आ जाएगा 10 टाइम। अगर कहीं हम लोग इसको 2% कर दे तो ये आ जाएगा 50 टाइम। दैट मीन्स जैसे जैसे आप लीगल रिक्वायरमेंट रेशियो को कम करते जाएंगे, आपका मनी मल्टीप्लायर बढ़ता जाएगा। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट रेशियो और मनी मल्टीप्लायर के बीच में क्या इनवर्स रिलेशन होते हैं, इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये मेन फंक्शन हम लोगों ने किसका देख लिया बच्चों, कमर्शियल बैंक का देख लिया। अब अगले वाले चैप्टर में हम लोग किस चीज को देखेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में देखेंगे कि सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या है, और दूसरा कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। अगर कहीं आप यहां तक आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।